हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 16 करेंगे जिसमें है रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यानी गोलीय दर्पण का जो प्रतिबिंब है और वस्तु है, इन दोनों की लंबाई का ही अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। अर्थात इसकी दूसरी परिभाषा आप देख सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है या छोटा है, यही प्रतिबिंब का आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो आवर्धन किस पर निर्भर करता है? प्रतिबिंब पर निर्भर करता है। प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना बड़ा है या छोटा है उस वस्तु से, यही इसी को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, नोट में है आवर्धन के लिए वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक ली जाती है। जब भी हम आवर्धन में कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर ऊंचाई जब लेंगे तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा किस में लेंगे? धनात्मक में लेंगे। और दूसरा पॉइंट है आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता धनात्मक ली जाती है। प्रतिबिंब आभासी और सीधा के लिए हमेशा आवर्धन क्या ली जाती है? धनात्मक ली जाती है। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक ली जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आवर्धन किसे कहते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब, जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वह वस्तु से प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है या छोटा है, यही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब का आवर्धन कहलाता है, या दोनों का अनुपात ही आवर्धन कहलाता है। अच्छा, इसमें नोट्स में है कि नोट में आपको बताया गया कि जो आवर्धन है उसकी आवर्धन के लिए जब हम निगमन करेंगे तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या ली जाएगी? धनात्मक ली जाएगी। और आभासी सीधा के लिए प्रतिबिंब के लिए हमेशा आवर्धन क्षमता धनात्मक ली जाएगी। और वास्तविक था उल्टा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता ऋणात्मक ली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। आवर्धन के सूत्र का निगमन करते हैं यहाँ पर। ये आप गोली दर्पण देख सकते हैं। M1 M2 द्वारक है। ये मुख्य अक्ष ये भी वस्तु है। वस्तु से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाती है। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर के वक्रता केंद्र से होकर के आती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। दोनों किरणें फोकस और वक्रता केंद्र के बीच मिलती है, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, A डैश B डैश बनता है। अब अक्ष PB, यहाँ पर अक्ष P और B अक्ष दर्पण के बिंदु P पर अभिलंबवत है। ये इस पे क्या है? अभिलंबवत है। हमेशा अक्ष क्या होती है? उस पर लंबवत होती है। कोण APB, कोण APB, ये कोण देख सकते हैं हम। APB आपतन कोण तथा कोण BPA डैश, BPA डैश, ये कोण भी अपवर्तन कोण है। तो ये कोण आपतन कोण, इधर से किरण आ रही इस वाले भाग से ऊपर से और नीचे से किरण जा रही है तो अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, अब ये दोनों कोण आपस में परावर्तन और अपवर्तन के नियम परावर्तन के नियम के अनुसार ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो परावर्तन के नियम से, ठीक है। और यहाँ पर कोण ABP और कोण A डैश B डैश P, ये दोनों कोण क्या हैं? आपस में समकोण हैं। तो समकोणी त्रिभुज क्या होते हैं? उनकी अनुपातिक भुजाएं समान भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो A डैश B डैश, यहाँ पर A डैश B डैश बटा AB हो जाएगा, PB डैश बटा PB हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया इसमें। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि जो वस्तु है, माना उसकी लंबाई AB बराबर h है। ठीक है, वस्तु की लंबाई बोलिए या ऊंचाई बोलिए। ठीक है, AB कितना है? h है, जो वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब की ऊंचाई A डैश B डैश जो है वो माना -h डैश है, क्योंकि वस्तु जो प्रतिबिंब है वह बन कहाँ रहा है? नीचे बन रहा है मुख्य अक्ष से। तो मुख्य अक्ष के नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ऊपर धनात्मक होती हैं। तो h यहाँ पर इसलिए प्लस में है और A माइनस में है। ठीक है, आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं
इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पर वस्तु ए बी है तो ऊपर है तो धनात्मक होगी, क्योंकि इधर दूरियां सब बाईं तरफ मुख्य अक्ष के ऊपर क्या होती है, धनात्मक, और नीचे आते समय क्या होती है, ऋणात्मक। तो इसलिए वस्तु ए डैश बी डैश जो है ये ऋणात्मक हो गई। ठीक है, तो आगे इसमें फिर यहाँ पर जो आपका वस्तु की ध्रुव से दूरी है पी बी, वह माइनस यू, और प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से पी बी डैश माइनस वी होगा। ठीक है, तो ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार और उनके हमने दूरी को लिख लिया। तो समीकरण एक में एच डैश बटा एच बराबर माइनस वी अपान यू। ठीक है, समीकरण एक, ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर पी बी डैश बटा पी बी। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश माइनस एच है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस एच रख देंगे, बटा ए बी का मान कितना है, ए बी का मान एच है तो एच, और पी बी डैश कितना है, माइनस यू, और इसका मान कितना है, माइनस वी। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा रेखीय आवर्धन नियम बराबर माइनस एच बटा यू अपान वी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चीज़ रेखीय आवर्धन का सूत्र का निगमन कर लिए हैं। ये उसका होता है फार्मूला। इसको बोलते हैं, एच डैश को ऑब्जेक्ट वस्तु बोलते हैं, इसको इमेज भी बोलते हैं। एच डैश है यहाँ पर, ये एच डैश है। ठीक है, एच डैश को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट अर्थात वस्तु बोलते हैं। ठीक है, तो आई अपान ओ भी हो सकता है, यू अपान वी। ये सूत्र का निगमन हो गया यहाँ से। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको देख लीजिए। अवतल तथा उत्तल दोनों के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र यम बराबर एच डैश बटा एच बराबर माइनस वी अपान यू ही होता है। ठीक है, तो माइनस वी अपान यू होता है। यहाँ पर आप, यहाँ पे हम लोगों ने निगमन किया है, तो ये एच डैश ए डैश बी डैश और ए बी, इसका मान होता है एच, यहाँ पर डैश नहीं लिखा गया है, यहाँ पर डैश, यहाँ पर एच, और बी पी बी, तो पी बी का मान यहाँ पर कितना हम लोग पाए हैं, पी बी का मान माइनस पी बी डैश है, पी बी डैश का मान कितना है, माइनस वी है, तो माइनस वी लिख दिया यहाँ पे, माइनस वी, और ये कितना है, माइनस यू। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हम लोगों को आवर्धन बराबर मिल गया माइनस एच डैश बटा एच बराबर वी अपान यू। ठीक है, ये हम लोगों का सूत्र मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसमें नोट में बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है यहाँ पे, आप इसे पूरा ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चंस में हमेशा प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने के लिए आवर्धन के लिए, तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह कब लगाएं, कब बड़ा होगा, कब छोटा होगा रेखीय आवर्धन, कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए नोट पॉइंट को ध्यान से समझना है। अवतल तथा उत्तल दोनों के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र यम बराबर एच डैश बटा एच बराबर माइनस वी अपान यू ही होता है। तो ये तो सूत्र दोनों के लिए होता है। अब यहाँ पर यदि रेखीय आवर्धन यम ऋणात्मक होगा, यानी इसका मान अगर ऋणात्मक आया तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। यदि यम का मान ऋणात्मक में आया हल करने पर, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यदि यम का मान धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। यदि आवर्धन धनात्मक में ऋणात्मक में आ रही तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ऋणात्मक में अगर ऋणात्मक में आ रही है तो वास्तविक, धनात्मक में आ रही है तो आभासी। एच डैश बराबर एच, यानी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा तो रेखीय आवर्धन का मान 1 होगा। ठीक है, अर्थात प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। यानी वस्तु और प्रतिबिंब अगर बराबर बन रहा है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो वहाँ पर रेखीय आवर्धन का मान 1 होता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, आगे है, यदि एच डैश बड़ा है एच से, यानी प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु से, तो आवर्धन बड़ी होगी 1 से। ठीक है, तो इस कंडीशंस में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, यदि एच डैश छोटा है एच से
तो रेखीय आवर्धन छोटा होगा 1 से, अर्थात प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, अगर आवर्धन का मान मान लीजिए हल करने पर 1 से कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो प्रतिबिंब वस्तु क्या होगा, बड़ा होगा, और यदि आवर्धन का मान 1 से कम आ रहा है तो प्रतिबिंब वस्तु क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव धनात्मक व 1 से कम होता है। उत्तल दर्पण में जब भी हमें आवर्धन निकालना होगा तो उसका मान हमेशा धनात्मक में आएगा और 1 से कम आएगा। ठीक है, तो वह कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसको हम पहचान सकते हैं कि रेखीय आवर्धन निकाल करके, यम का मान निकाल करके ये बता सकते हैं कि यह धनात्मक में है या ऋणात्मक, कौन सा लेंस है। तो लेंस जो है वह उत्तल लेंस होगा। कब, जब आवर्धन धनात्मक हो, वह 1 से कम हो, तो दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव 1 होता है, +1 होता है हमेशा। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। यहाँ प्लस का मतलब जो है, यह चिन्ह आभासी प्रतिबिंब को दर्शाता है। जो प्लस चिन्ह है ना, ये प्लस चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। और एक जो है, एक वस्तु का प्रतिबिंब आकार को व्यक्त करता है, यानी एक यह बताता है कि वस्तु व प्रतिबिंब के आकार बराबर हैं दोनों। एक का मतलब ये हुआ, प्लस का मतलब हुआ आभासी। तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो होता है, आवर्धन जो होता है, वह +1 होता है। तो +1 का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। प्लस का मतलब होता है कि वह प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, और 1 का मतलब है वो वस्तु के बराबर बन रहा है। ठीक है, यदि आवर्धन धनात्मक है तो आवर्धन धनात्मक होगी तो यहाँ पर हमेशा आवर्धन का मान 1 से कम होगा, तो दर्पण उत्तल हो जाएगा। अगर आवर्धन धनात्मक है और यम का मान ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, यम का मान ज़्यादा आ रहा है 1 से, तो दर्पण अवतल हो जाएगा। दोनों धनात्मक, दोनों कंडीशन में धनात्मक है। यदि लेकिन अगर उसका मान 1 से, आवर्धन का मान 1 से कम आ रहा है तो दर्पण उत्तल हो गया, अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो दर्पण अवतल हो जाएगा। ठीक है, यदि निगेटिव में आ गई आवर्धन तो दर्पण अवतल होगा। ठीक है, दर्पण कैसा होगा, अवतल। केवल निगेटिव आ रहा है, दर्पण कैसा हो गया, अवतल हो गया वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है पॉइंट में। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण को आप यहाँ समझ सकते हैं। एक उत्तल दर्पण में से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर तो दर्पण 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, अर्थात u बराबर -25 दे दिया है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है V/H। V क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु क्या है, वस्तु की लंबाई u से प्रदर्शित करते हैं, तो V/U होता है रेखीय आवर्धन। तो यम बराबर 1/2 दिया हुआ है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की आधी है, तो 1/2 हो गया। अब आवर्धन का सूत्र होता है -V/U, -V/U होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सूत्र में पढ़े हैं ना, यहाँ पे -H' बराबर V/U, तो ये माइनस में यहाँ पर हो जाएगा, तो -V और U का मान -25, माइनस माइनस कैंसिल, V/25 आ गया। अब यम का मान आ गया V/25। अब यहाँ पर जो उनका अनुपात है वस्तु का, H' और V/U, तो यहाँ पर 1/2 रेखीय आवर्धन यम बराबर V/U है। तो यहाँ पर इसका मान कितना दिया है, रेखीय आवर्धन यहाँ पर हम लोगों ने दिया हुआ है दोनों का अनुपात, किसका, वस्तु प्रतिबिंब का और वस्तु का अनुपात 1/2 है, अर्थात रेखीय आवर्धन आ गया ये यम का मान 1/2, तो यहाँ पर रख देंगे 1/2 और इसका मान है V/25। ठीक है, तो इसका आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा V क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो 1/2 और 1/V यहाँ नीचे आए, ऊपर चला जाएगा 25। या आप इसको लिख सकते हैं V = 25/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। V का मान यहाँ आ गया। अभी हमें निकालना क्या है, पूछ रहा है इस क्वेश्चन में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए अब सूत्र लगा देंगे लेंस वाला, तो सूत्र लगा देंगे,
तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहाँ पर मान रख दीजिए 1/f बराबर हो जाएगा, u का मान कितना दिया है 25 दिया है, तो u का मान यहाँ पर कितना रख देंगे 25 प्लस 1/v का मान 25/2। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो यहाँ पर देखिए यह माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर a आ जाएगा 2/25, इसको लिख देंगे 1/f बराबर 1/25 माइनस प्लस 2/25। एलसीएम कितना होगा 25 ही होगा। यहाँ पर लिखेंगे -1, यहाँ पर लिखेंगे +2। ठीक है, तो 1/25 अर्थात यह बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन उदाहरण और देख लेते हैं। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख बनाना है तो पहले इसकी स्थिति बतानी है, फिर किरण आरेख बनाना है। देखिए फोकस दूरी ये बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी दिया हुआ u बराबर -30 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u सूत्र इसमें रख करके इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हल करेंगे तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर मान सब रख देंगे, वैल्यू सब पुट कर दी गई है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको 75 कर देंगे तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जब प्लस में हो जाएगा ये तो इसका एलसीएम ले लेंगे 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 दूनी 30 2 और 30 करने 30 1। ठीक है, अब यहाँ पे 2 1 3/30 हो गया, 3 दहा में 30 1/10 आ गया, अर्थात v का मान 1/10 अर्थात 10 आ गया। ठीक है, v का मान कितना आ गया 10। किरण आरेख बनाना है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो दूरी है वस्तु की वह 30 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर आ ही गया है, तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। फोकस दूरी यह बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है, ये बन गया किरण आरेख इसका। ठीक है, दर्पण क्या था उत्तल दर्पण था, तो उत्तल दर्पण हम लोगों ने बना लिया फिगर। तो इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।